कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है और आज हमको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। और जनसंख्या परिवर्तन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने रूप हैं और कौन कौन से घटक हैं, ये कुछ पॉइंट हम आज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित क्षेत्र में जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश की में एक निश्चित अवधि के दौरान मतलब अगर हम 2019 की हमारे देश की जनसंख्या का अगर वो देखें तो उसमें हमको मिलेगा कि जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया। फिर 2020 में अगर जनसंख्या का हम अवलोकन करें अपने देश की, तो उसमें क्या परिवर्तन आया। 19 में जनसंख्या कितनी थी और 20 में जनसंख्या कितनी है, 18 में जनसंख्या कितनी थी। तो इस तरह से निश्चित अवधि के दौरान अगर जनसंख्या का अध्ययन करें तो उसमें हमें कोई न कोई परिवर्तन मिलेगा। जनसंख्या तो घटी रहेगी या तो बढ़ी रहेगी, तो कोई न कोई परिवर्तन मिलेगा। तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी निश्चित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जो कि सूचक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान से प्यार बच्चों देखिए, इसमें मेन पॉइंट हमें दो चीज़ें पढ़ना है। जनसंख्या परिवर्तन जब होता है, जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या घटती है चाहे बढ़ती है, तो जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, जिस देश का अध्ययन करते हैं, जैसे हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, अगर भारत की जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है तो दो चीज़ें उसमें हमको मिलती है। पहला है कि अगर हमारे देश से या जिस क्षेत्र की हम जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, अगर यहाँ से जनसंख्या दूसरे देशों में ज़्यादातर भाग रही है, जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में रोज़गार की कमी है। अगर रोज़गार की कमी के कारण यहाँ से लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे देश की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, राजनीतिक स्थिति नहीं, सांस्कृतिक जो ये चीज़ें हमारे देश की जो ये जो अवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है, बहुत जो है लचर अवस्था में है, या मतलब इसका जो बहुत निम्न स्तर का पाया जाता है सामाजिक स्थिति। मतलब हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, राजनीतिक दशा अच्छी नहीं, ये हमारा हो गया नेगेटिव पॉइंट। लेकिन अगर यही हमारे देश में जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है, अगर जो है शिक्षा का स्तर बढ़ता है, शिक्षा हाई क्लास की हो जाती है, सबको शिक्षा मिल जाती है, तो शिक्षा के बढ़ने के कारण जो जागरूकता आती है, उस जागरूकता के कारण अगर जनसंख्या जो है कम हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे सामाजिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक दशा मजबूत होती है, राजनीतिक दशा जो है उन्नत अवस्था का सूचक होती है। तो ये हमारा जो है क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, एक तो गरीबी, बेरोजगारी के कारण जनसंख्या दूसरे देशों में भाग रही है, उससे जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे देश की जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर जो है मानी जाती है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर मानी जाती है, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण जनसंख्या अपने आप जागरूकता के कारण कम हो जाती है, उन लोगों की परिवर्तन हो जाता है, तो उसे जो है हम पॉजिटिव व्यू में लेते हैं। वो हमारा जो है सकारात्मक जो है परिणाम होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा में, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सारी जो दशाएँ हैं वो उन्नत अवस्था में पाई जाती हैं। ये दो पॉइंट हो गया। अब इसमें देखो कह रहा है इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन के दो रूपों में बांटकर देखा जाता है। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन को दो रूपों में बांटकर देखा जाता है, और पहला इसमें हमारा क्या है, धनात्मक वृद्धि है ना, पॉजिटिव ग्रोथ। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जन्म दर, मृत्यु दर से अधिक होना जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि कहलाता है। देखिए, ये कह रहा है कि जो हमारी धनात्मक वृद्धि क्या होती है, जब हमारे देश में या किस जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम हो गई, तो इस तरह से अगर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है, तो इससे जो परिवर्तन होता है उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जन्म दर मैंने आपने पढ़ा होगा कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, और प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। तो अगर मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज़्यादा है, तो धनात्मक वृद्धि कही जाती है। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब भी संभव है जब किसी अन्य क्षेत्र के लोग उस देश में अस्थायी रूप से आकर बस जाते हैं। देखिए, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब भी होती है, जैसे हमारे देश में
जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब भारत पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ गए, बांग्लादेश से बहुत शरणार्थी हमारे देश में आकर बस गए। तो जब दूसरे देशों से लोग आकर जो है हमारे देश में बस जाते हैं या जहाँ की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, अगर वहाँ दूसरे देशों से लोग आकर उसमें बस जाते हैं तो उसे भी जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ जो होती है। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव ग्रोथ में जो है ऋणात्मक जो वृद्धि होती है, ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई कमी को ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई देश, जैसे उदाहरण हमारा देश ही है, हमारे देश में अगर जन्म दर कम हो गई, मृत्यु दर ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या परिवर्तन होगा? यानी हमारे देश में जनसंख्या कम हो जाएगी, तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि तब भी होती है जब जो है जन्म दर जो है कम हो जाती है, मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद भी अगर जो है हमारे देश से लोग दूसरे देशों में ज़्यादातर लोग जाकर बस जाएं, यहाँ जनसंख्या कम हो जाए, तो भी इसमें ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें थी, ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक अब हमको पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि के घटक में देखिए आपको मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि का जो घटक है वो हमको मिलेगा, ये है जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला है अशोधित। देखिए पहला क्या है? अशोधित जन्म दर। तो अशोधित जन्म दर क्या होता है? अशोधित जन्म दर का मतलब होता है किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। किसी वर्ष विशेष में, यानी वर्ष विशेष मतलब किसी निश्चित समय के दौरान, किसी जैसे एक वर्ष मतलब 2020 का अध्ययन करें हमारे देश में 2020 में प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने बच्चों ने जन्म दिया, तो उसी को प्रति 1000 एक निश्चित समय अवधि के दौरान 1000 स्त्रियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसी को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। लेकिन अशोधित जन्म दर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जन्म दर है वो प्रति 1000 पर निकाला जाता है। प्रति 1000 का मतलब इसमें ये हो गया कि जो जन्म देने वाले जो है स्त्रियां हैं वो 20 साल से 45 साल तक की स्त्रियां होती जो जन्म देने वाले बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं। लेकिन प्रति 1000 जब हम इसको निकालते हैं तो उसमें जो बच्चे जन्म न देने वाले उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे 20 से कम उम्र के जो लोग होते हैं, स्त्रियाँ होती हैं, 15 वर्ष से कम उम्र की जो स्त्रियां होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र की जो स्त्रियां होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है, जबकि वो बच्चे नहीं देती हैं, जबकि वो बच्चों को जन्म नहीं देती उनको भी शामिल किया जाता है। तो अब लेकिन जब प्रति 1000 में हम निकालते हैं स्त्रियों को तो इसमें सबको शामिल किया जाता है, जबकि वे जन्म देने वाली नहीं होती हैं, तो इसलिए उनको शामिल किया जाता है। इसीलिए इसको जो है अशोधित जन्म कहा जाए। हालांकि एक बड़ा दोष है ये, तो जन्म दर का एक बड़ा दोष है ये, तो इसीलिए इसको अशोधित जन्म दर कहा जाता है। तो अशोधित जन्म दर निकालने का जो सूत्र है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अशोधित जो जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे और उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या और गुणा 1000 करके जनसंख्या का जो अशोधित जन्म दर है ये निकाला जाता है। तो इसमें आज मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। जनसंख्या जो वृद्धि या परिवर्तन होता है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है। 2 पॉइंट पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पड़ता है। फिर मैंने इसमें आपको बताया जनसंख्या वृद्धि का जो रूप है वो 2 रूप हैं। धनात्मक जो इसका वृद्धि है, ऋणात्मक वृद्धि है, और जनसंख्या वृद्धि का जो घटक है इसमें मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया, अशोधित जन्म दर। तो ये जो कुछ पॉइंट मेन थे मैंने आपको बता दिया। इसके आगे की जो वीडियो है, इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसे मुझे उम्मीद है कि आप सही ढंग से इसको जो है अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पढ़ेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।